हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बेटा, जैसे कि लास्ट वीडियो तक मैंने आपको सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का लेसन 4 समझा दिया था और उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको भेज दिए हैं। आई होप आप सभी ने वो क्वेश्चन आंसर भी फिर नोटबुक में लिख लिए होंगे और लेसन अच्छे से रीड कर लिया होगा और लर्न भी कर लिए होंगे। साथ साथ आपकी तैयारी चल रही होगी याद करने की भी। उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए इसका नेक्स्ट चैप्टर फिर न्यायपालिका आज हम रीड करेंगे। तो उसके जो मेन पॉइंट हैं वो कुछ मैं इसमें से आपको समझाऊंगी। आप अपनी बुक को वीडियो देखने के साथ साथ ओपन कर लिया कीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करो। बेटा, ये मत सोचो कि इस वीडियो में बुक सामने नहीं आ रही है, लेकिन जो बुक से रिलेटेड मेन पॉइंट्स हैं, जो ये लेसन से रिलेटेड जो मेन पॉइंट है वो सभी पॉइंट्स मैं आपको देती हूँ। इसीलिए आपने उसे ध्यान से देखना है कि जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ वो इस लेसन में आपको मिलेंगे और वो लेसन जो है ये आपको यही पॉइंट्स समझाने की कोशिश कर रहा है। तो वो पॉइंट्स मैंने आज ढूंढ के स्पेशल लिखे हैं। लेसन नेम है हमारा न्यायपालिका। तो सबसे पहले हम फिर न्यायपालिका के बारे में ही समझेंगे। के बारे में न्यायपालिका क्या होती है। न्यायपालिका, आप न्यायपालिका से क्या समझते हो? न्यायपालिका वह है जहाँ न्याय मिलता है, जहाँ किसी के द्वारा किसी के ऊपर किए जाने वाले अन्याय का दंड उसे मिलता हो, जहाँ सबके साथ न्याय होता है। यही मतलब है ना। तो सरकार का वह अंग जो विवादों का निपटारा करता है और संविधान तथा कानूनों की न्यायिक समीक्षा करता है। यानी यह सरकार का वह अंग है जो नागरिकों के बीच में या किसी और बात पे संस्थाओं के बीच में, राज्यों के बीच में होने वाले विवादों का निपटारा करता है, यानी विवादों को सुलझाता है, उनका हल निकालता है। ठीक है, तो ये सरकार का वह अंग है, वही न्याय करता है। ठीक है, ये और क्या करता है? संविधान तथा कानूनों की न्यायिक समीक्षा करता है। जो हमारे संविधान है और जो हमारे कानून है वो न्याय की नजर से, न्यायिक नजर से किस प्रकार से ठीक है वो उनके बारे में डिटेल में समझाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम? न्यायिक समीक्षा। अब यहाँ पर न्यायिक समीक्षा से मतलब क्या है? संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। यानी संविधान के बारे में डिटेल में समझाने का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका के पास है, अदालतों के पास है। इसी कारण यदि न्यायपालिका को यह लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। न्यायपालिका को यह भी अधिकार है कि यदि उसे लगता है कि संसद जो है किसी कानून को पास करेंगे, लेकिन वो जो कानून है, संसद द्वारा पास किया गया जो कानून है, वो संविधान के जो आधारभूत ढांचा है, जो संविधान का एक प्रारूप तैयार हुआ है, उस प्रारूप से हटके है, उससे बाहर है या उसको किसी प्रकार की क्षति पहुंचा रहा है या उससे अलग हो गया है, तो न्यायपालिका जो है वो उस कानून को रद्द कर सकती है। तो समझ आ गया न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका के वो है जो विवादों का निपटारा करती है। ठीक है, और संविधान के द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है। ठीक है, सरकार का वह अंग है जो विवादों का निपटारा करती है और संविधान तथा कानूनों की न्यायिक समीक्षा करती है। तो न्यायिक समीक्षा समझ आ गया कि अगर संसद किसी कानून को पास कर देती है, संसद किसी कानून को अगर पास कर देती है और न्यायपालिका जब उसकी सारी डिटेल निकालता है, सारा समीकरण निकाल के देखते हैं कि आगे आने वाले समय में लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर, सरकार के ऊपर, समाज के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और तो न्यायपालिका को ये लगता है कि इस कानून के द्वारा जो संविधान है, जो हमारा संविधान है, वो उससे हटकर बैठता है, संविधान की उल्लंघन हो रहा है, संविधान के विरुद्ध है, तो न्यायपालिका ऐसे कानूनों को भी रद्द कर सकती है। ठीक, उसके बाद आता है न्यायपालिका के स्तर। दूसरे नंबर पे क्या आता है हमारा? न्यायपालिका के स्तर। ठीक है, न्यायपालिका के स्तर। तो भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर। कितने स्तर है? 3 स्तर। एक है हमारा
न्यायालय होते हैं वो उच्च न्यायालय कहलाते हैं। फिर होता है सर्वोच्च न्यायालय, जो राष्ट्रीय स्तर पर यानी पूरे देश का एक जो सर्वोच्च न्यायालय हो गया वो सर्वोच्च तीसरा स्तर है। तो न्यायपालिका के कितने स्तर हो गए? 3 स्तर हो गए, ठीक है, 3 लेवल हो गए। अब उसके बाद आती है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा, ये अभी मैंने आपको एक बार अभी शुरू में पहले पॉइंट के साथ भी मैंने आपको समझाया था कि न्यायिक समीक्षा क्या है। फिर से समझाती हूँ। संविधान की व्याख्या का अधिकार, संविधान को डिटेल में समझाने का, डिटेल में संविधान के बारे में बताने का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। न्यायपालिका के पास ही संविधान को सही प्रारूप बताने का अधिकार है, ठीक है। तो इसी कारण यदि न्यायपालिका को यह लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, अब उसको अधिकार है संविधान को डिटेल में समझाने का। तो इसलिए अगर न्यायपालिका को यह लगता है कि कोई भी बनाया गया कानून संविधान के ढांचे के अंतर्गत नहीं आ रहा तो वह उसको रद्द कर सकती है। इसे कहते हैं न्यायिक समीक्षा, यानी न्यायिक तौर पर संविधान की समीक्षा करने के बाद अगर कोई कानून छूट करता है तो वह पारित होगा, नहीं तो नहीं। संसद द्वारा पास किए गए कानून को भी न्यायपालिका रद्द कर सकती है यदि वो अपने क्या कहते हैं संविधान के आधारभूत ढांचे के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट आएगा बच्चों हमारा संविधान का अनुच्छेद 21 के बाद कौन सा आ जाएगा? संविधान का अनुच्छेद 21। संविधान में कई अनुच्छेद हैं, कई प्रारूप है, कई उसमें सूचियां हैं, समवर्ती सूचियां हैं, कुछ अनुच्छेद भी है। जो संविधान का अनुच्छेद 21 है, जो 21वें नंबर का अनुच्छेद है, वह जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार से। यानी ये जो संविधान का अनुच्छेद 21 है वो हमारे नागरिकों को प्राप्त जीवन के स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताता है। संविधान के अनुच्छेद 21 से हमें प्राप्त स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में डिटेल से पता चलता है, ठीक है। अब है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। 5वें नंबर का हमारा पॉइंट है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अभी मैंने आपको बताया था ना कि न्यायपालिका के 3 स्तर है, बताया था ना मैंने आपको। न्यायपालिका के 3 स्तर है। पहला स्तर है जिला स्तर, दूसरा है राज्य स्तर, तीसरा है राष्ट्रीय स्तर पे। तो जो राष्ट्रीय स्तर पे है वो है सर्वोच्च न्यायालय, जो पूरे राष्ट्र का एक होता है। और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल में जितने डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की जो अदालतें हैं वो जिला स्तर की हो गई। फिर है स्टेट लेवल पे वो है उच्च न्यायालय, वो जितने भी राज्य हैं उनकी एक अदालत है अपनी, ठीक। अब है सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? नई दिल्ली में। एक ही है बेटा, हर देश का अपना एक होता है, तो नई दिल्ली में स्थित है। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश यानी एक बड़ा मेन जज, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश
शब्द जो इसके अंदर आएंगे और आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है, अभी हम समझेंगे इसके अलावा फौजदारी कानून। अभी इसमें कुछ आपको वर्ड मिलेंगे फौजदारी कानून, और छठे नंबर पे हमारा आएगा फौजदारी कानून। क्या होगा? ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया। जो कानून की निगाह में अपराध होते हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी मामले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फौजदारी कानून। ठीक है, कानून की निगाह में कुछ ऐसे कार्य जो अपराध होते हैं, गुनाह कहलाते हैं, तो वो आएंगे फौजदारी कानूनों के अंतर्गत। इन्हें हम फौजदारी कानून मानते हैं। उसके बाद है दीवानी कानून। के बाद क्या है? दीवानी कानून। दीवानी कानून ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिनसे किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन या अवहेलना होती है। यानी ऐसी क्रियाएं जिसके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के मतलब अधिकार की, ठीक है, विशेष अधिकार की उल्लंघन किया जाए या अवहेलना किया जाए, तो इस प्रकार के जो मामले होते हैं वो दीवानी कानून के अंदर आते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति के विशेष अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा हो या उसके विशेष अधिकारों की अवहेलना की जा रही हो, तो ऐसे मामले जो होते हैं वो दीवानी कानून के अंतर्गत आते हैं। फौजदारी के अंतर्गत वो आते हैं जिसमें कानून के विषय क्या कहते हैं, जिन्हें कानून में अपराध माना जाता है, जो कानून की निगाह में गलत कार्य होते हैं वो फौजदारी के अंतर्गत आते हैं। और जो किसी व्यक्ति के साथ अगर उसके अधिकारों के साथ कोई गलत व्यवहार करता है, उसकी अवहेलना करता है, उल्लंघन करता है, तो वो दीवानी कानून के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जनहित याचिका। क्या आता है? जनहित याचिका। जनहित याचिका यानी कि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यानी कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति, देश का कोई भी नागरिक और देश की कोई भी संस्था जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, क्या हो रहा हो? जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, तो वो न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है, तो उसे ही हम कहेंगे जनहित याचिका। यानी कि किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा अपने अधिकारों के लिए जब न्यायालय में याचिका दायर की जाती है तो वो कहलाती है जनहित याचिका। ओके, उसके बाद आता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसका अगला पॉइंट इस लेसन से मुझे मिला, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है न्यायपालिका पर कार्यपालिका का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण न होना। यानी सरकार के जो 3 अंग न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधानसभा, उसमें जो भी एक न्यायपालिका है उसके ऊपर कार्यपालिका जो है, जो कार्यकारिणी है, वो अपना कोई भी दबदबा नहीं बना सकती। न्यायपालिका हर तरह के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, कोई उसको दबाव नहीं बना सकता, उसके फैसलों को नहीं बदल सकता, क्योंकि न्यायपालिका जो है संविधान के अकॉर्डिंग कार्य करती है। तो न्यायपालिका जो है एक स्वतंत्र है। अब है बरी करना, इसमें एक वर्ड आएगा आपका बरी करना। आपने सुना भी होगा अदालत से बरी हो गए, यानी हम कहते हैं आजाद हो गए। तो जब अदालत किसी व्यक्ति को उन आरोपों से मुक्त कर देती है जिसके आधार पर उसके विरुद्ध
मुकदमा चलाया गया हो तो उसे बरी करना कहा जाता है। ठीक है ना, यानी किसी व्यक्ति को कुछ आरोपों के तहत अदालत में मुकदमा चल रहा है और जब वह मुकदमा अदालत में जाने के बाद जब वो यह साबित हो जाता है कि उसमें लगाए गए आरोप गलत है तो अदालत के द्वारा उस व्यक्ति को आजाद कर दिया जाता है, आरोप मुक्त कर दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं बरी करना। ठीक है, उसके बाद अपील करना। क्या है? अपील करना। क्या आ गया? अपील करना। निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष उस पर पुनर्विचार के लिए ऊपरी अदालत में जाता है तो उसे अपील करना कहते हैं। निचली अदालत कौन सी थी? मैंने आपको बताई थी जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। जब मान लो डिस्ट्रिक्ट लेवल की अदालत में किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, जो ये फैसला आया है वो गलत है, तो वो उसके विरुद्ध ऊपरी अदालत यानी स्टेट लेवल पे उच्च अदालत में जाता है, तो अपील करता है, तो उसे ही अपील करना कहा जाता है। यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट से अगर उसे संतुष्टि नहीं है न्याय की और वह उसे ऊंची अदालत में जाकर दोबारा से अपना केस दायर करता है तो उसे अपील करना कहते हैं। ओके, उसके बाद है मुआवजा। हमारा अगला पॉइंट आएगा मुआवजा। मुआवजा क्या है? किसी कानून या क्षति को पूरा करने के लिए दिए जाने वाले पैसे को मुआवजा कहा जाता है। किसी कानून या किसी नुकसान या क्षति को, अगर किसी व्यक्ति को नुकसान होता है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या कोई क्षति पहुंचाई जाती है और उसके एवज में वो व्यक्ति परेशान व्यक्ति को कुछ देता है, उसकी मदद करता है, या अदालत के द्वारा उन्हें फैसला लिया जाता है, ये निर्णय लिया जाता है कि आपने इस व्यक्ति का ये नुकसान किया, उसके बदले में आपको इतनी सजा या इतना पैसा या इतनी कोई मदद करनी होगी, तो वो क्या कहलाती है? मुआवजा। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को कोई नुकसान होता है, क्षति होती है, उसके बदले में जब सामने वाली व्यक्ति या पार्टी कुछ कीमत अदा करती है तो वो क्या कहलाती है? मुआवजा। उसके बाद है बेदखली। के बाद क्या है हमारा? बेदखली। 13 नंबर का पॉइंट है बेदखली। अभी लोग जिस जमीन मकान में रह रहे हैं यदि उन्हें वहां से हटा दिया जाए तो उसे बेदखली कहा जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी जगह पर रह रहा है, उसका अधिकार है और कोई दूसरा व्यक्ति आकर या कोई और वहां से उसको हटा देता है तो उसे कहते हैं बेदखली, यानी वहां से हटा देना, उसके रहायशी जगह से, उसकी जमीन से, मकान से हटा देना बेदखली कहलाता है। उसके बाद आता है हमारा 40 नंबर का पॉइंट आएगा उल्लंघन। क्या आ जाएगा बेटा? उल्लंघन। उल्लंघन किसी कानून को तोड़ने या मौलिक अधिकारों के हनन की क्रिया को उल्लंघन कहते हैं। किसी भी कानूनों को तोड़ते हैं, है ना, हम कानूनों का पालन नहीं करते, उनके विरुद्ध जाते, उनके खिलाफ जाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? उल्लंघन। या हमारे को मौलिक अधिकार प्राप्त है उनके कोई हमारे उन अधिकारों को छीन ले, हमें उन अधिकारों का प्रयोग ना करने दे, तो वो क्या कहलाता है? उल्लंघन। ठीक है, अब इसमें एक और बात आपको मिलेगी, इंसाफ में विलंब। क्या मिलेगी? इंसाफ में विलंब यानी न्याय में देरी। अब यहाँ पर देखिए, कई बार अदालतों में मुकदमे इतने लंबे खिंच जाते हैं कि मुकदमा दर्ज करने वाला व्यक्ति इस दुनिया में ही नहीं रहता, तब उसे इंसाफ मिलता है। बेटा ये हमारी जो कानून की जो हमारी संविधान है, जो हमारा कानून है, वो लचीला कानून है। हमारे कानून में ये कहा जाता है कि 100 गुनहगार भले 1 मिनट को छूट जाए, लेकिन किसी एक गुनाहगार, किसी बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए जो अदालतों के द्वारा जो केस होते हैं वो बड़े आराम से, धैर्य से सुने जाते हैं ताकि किसी गलत व्यक्ति को सजा ना सुनाई जा सके। तो इस वजह से क्या होता है, कानून में थोड़ा समय लग जाता है, विलंब हो जाता है,
मुकदमे लंबे लंबे कई वर्षों तक खिंच जाते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसको इंसाफ भरने के बाद प्राप्त होता है। ठीक है, तो बेटा आज का लेसन जो था वो हमारा न्यायपालिका के बारे में था। इस लेसन से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स थे, जो भी जरूरी चीजें मुझे लगी वो मैंने आपको इसमें से निकाल के समझा दी है। आपने डीपली इस लेसन को रीड करना है और अच्छे से इसको समझना है, ताकि जब फिर क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेजूँ तो उसे आप याद करें और अपनी फेयर कॉपी में लिखें। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेजूंगी। बेटा अच्छे से पूरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। गुड डे, हैव ए नाइस डे।